जूनागढ़ एक्चुअली गुजरात में आता है। गुजरात का एरिया जो है वो बेसिकली अगर आप गुजरात को देखेंगे ज्योग्राफिकली हिसाब से तो गुजरात का ये वाला एरिया कहलाता है कच्छ और नीचे वाला ये एरिया कहलाता है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र में एक छोटा सा एरिया था ये जूनागढ़। जूनागढ़ जो था वो आज़ादी से पहले एक प्रिंसली स्टेट थे सब, मतलब हमारे जो बाकी रियासतों के समान जूनागढ़ भी एक रियासत था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ 1947 में तो अंग्रेजों ने 3 शर्त रखे। अंग्रेजों ने कहा कि जो छोटे छोटे टुकड़े में देसी रियासत फैले हुए हैं वो छोटे छोटे रियासत या तो वो भारत में मिल जाए या पाकिस्तान में मिल जाए, लेकिन वो चाहे तो वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों को एक बात का डाउट हुआ बाद में चल के कि अगर ये कोई स्वतंत्र देश रह जाएगा तो स्वतंत्र देश जो होगा छोटा सा, ना पाकिस्तान में जाएगा ना इंडिया में जाएगा, तो वो फिर गुलाम बनने का एक डर हो जाएगा और एशिया में एक नई शक्ति जन्म लेने लगेगी, एक नए उपनिवेश की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन जो अंतिम गवर्नर थे इंडिया के, इन्होंने कहा बेसिकली ये कई देसी रियासतों से बोला भी था कि आप स्वतंत्र रहने की विचार छोड़ दीजिए, या तो आप पाकिस्तान में मिल जाइए या तो आप इंडिया में मिल जाइए। तो पाकिस्तान की जो स्थापना का मेन उद्देश्य रखा गया था वो ये था कि जो जो मुस्लिम क्षेत्र है उसे हम पाकिस्तान में मिला देंगे। इस वजह से उन्हें पश्चिमी पाकिस्तान मिल गया उस वक्त और पूर्वी पाकिस्तान जो अब की ओर बांग्लादेश बन चुका है। इसी कड़ी में जूनागढ़ भी कह दिया कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, जबकि आप देखेंगे तो जूनागढ़ का पाकिस्तान से किसी भी प्रकार का भौगोलिक सीमा टच नहीं करती है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? एक्चुअली जूनागढ़ जो एरिया है यहाँ की जनता लगभग 80% जनता हिंदू थी और 20% जनता मुस्लिम थी। लेकिन जो यहाँ के शासक थे वो मोहम्मद महावत खान तृतीय थे। ये जो थे मुस्लिम शासक, जबकि जनता जो थी वो ज़्यादातर जनता हिंदू धर्म का पालन करती थी। ये महावत खान के जो दीवान थे, जो एज ए प्रधानमंत्री के पद थे, जिसे आप पहले ज़माने में वजीर समझा करते थे, वो थे शाहनवाज भुट्टो। अब शाहनवाज भुट्टो का झुकाव जो था वो एक्चुअली वो कराची की ओर था, मतलब वो सिंधी के एरिया के थे, इसलिए वो पाकिस्तान से ज़्यादा लगाव रखते थे। और इनमें शाहनवाज भुट्टो का जो फैमिली थी, आज भी देखते होंगे भुट्टो परिवार पाकिस्तान में काफ़ी रसूख रखती है। तो ये जो जिन्ना थे पाकिस्तान के फाउंडर ऑफ पाकिस्तान जिन्ना, इनका भी जन्म जो हुआ था वो गोंडल में हुआ था, वो भी सौराष्ट्र में आते हैं। तो एक्चुअली ये जिन्ना की ये मेन पर्सनल ख्वाहिश थी कि इनका जो जन्म स्थल वाला एरिया है कम से कम वो पाकिस्तान में आ जाए। इसके लिए उन्होंने दबाव बनाया सिंधी के रहने वाले शाहनवाज भुट्टो को। ये क्या चाहते थे कि जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिला दिया जाए। लेकिन आज़ादी के बाद जूनागढ़ जो था वो वहाँ पर नज़र पड़ी सरदार पटेल की। देश आज़ाद हो गया 1947, 15 अगस्त 1947। लेकिन सितंबर में पाकिस्तान ने घोषणा कर दिया कि जूनागढ़ पाकिस्तान की ओर रहेगा, पाकिस्तान में रहेगा। इसे देखते हुए सरदार पटेल ने जूनागढ़ के अगल बगल एरिया में अपनी सेना लगा दी। ये कह के लगाए कि हम अपने एरिया में सेना लगाए हैं, क्योंकि जूनागढ़ चारों ओर से घिर गया, और नीचे से नेवल ब्लॉकेज लगाया। यह देखते हुए वहाँ के जो नवाब थे डर गए मोहम्मद महावत खान और वो भाग गए पाकिस्तान में और सारी जिम्मेदारी सौंप दिए शाहनवाज भुट्टो को। अब शाहनवाज भुट्टो को ने क्या किया, जब देखा कि चारों ओर से भारतीय सेना और नौसेना घेर लिए इन्हें किसी भी प्रकार का रसद सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है, तो इन्होंने चिट्ठी लिखा सरदार पटेल के पास कि हमको मदद किया जाए, इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लिया जाए, ताकि यहाँ पर हम जो जनता जो समस्याओं को जूझ रही है उसे जल्दी से निवारण कर सके। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि आपकी ओर से लिखित में रिक्वेस्ट आया है कि हमारी मदद किया जाए। तो सरदार पटेल ने सेना को अंदर एंट्री करा दिया और कहा कि भाई देखिए, पाकिस्तान की जो स्थापना का मूल उद्देश्य क्या है कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र पाकिस्तान में जाएंगे, यहाँ मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र तो नहीं है, तो एक काम करते हैं कि हम लोग यहाँ रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह कराते हैं। इससे पहले ही यहाँ के जो नवाब थे महावत खान, इन्होंने साइन करके दे दिया, हस्ताक्षर करके विलय पत्र पर कि हम पाकिस्तान में रहेंगे। लेकिन भारत ने यहाँ जनमत संग्रह करा लिया। जनमत संग्रह में यहाँ 99% लोगों ने कहा कि हम भारत में मिलेंगे, और इसी के आधार बना के सरदार पटेल ने और वीपी मेनन ने, सरदार पटेल और वीपी मेनन, इनका दाहिना हाथ कहा जाता है वीपी मेनन को। एक्चुअली जो भारत को जोड़ने का काम था वो लौह पुरुष सरदार पटेल, वीपी मेनन और इनडायरेक्टली में माउंटबेटन को भी जाता है। ये तीनों लोग ने एक किया था, क्योंकि माउंटबेटन इस
पक्ष में नहीं थे कि कोई भी रियासत स्वतंत्र है, या तो पाकिस्तान में जाओ या तो भारत में जाओ। तो वीपी मेनन ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत का यह अंग बन गया जूनागढ़। लेकिन पाकिस्तान इसे यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में भी लेके चला गया, यूएन में, जहां पर कुछ खास इसका बात नहीं रह पाया। पाकिस्तान मेनली फोकस रह गया कश्मीर पर, इसलिए पाकिस्तान बहुत जल्दी कर रहा है और वो इसे इंटरनेशनल कम्युनिटी में उठाने के लिए ये नक्शा को लाया है। इस नक्शे को लेकर पाकिस्तान सीधे दौड़ेगा यूनाइटेड नेशन में। यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में इस नक्शे को उठाने में वह सफल भी हो जाएगा। लेकिन यूएन द्वारा दिया गया नक्शा किसी भी तरह की मतलब बाध्यता नहीं होती है। यूएन अपने नक्शे में बनाते वक्त ही कहता है कि यह नक्शा किसी भी तरह के प्रमाण या इन्फोर्समेंट नहीं करता है। यहाँ इस नक्शे में यूएन द्वारा बनाए गए कई नक्शे में विवादित क्षेत्र को डॉटेड कर देता है, जैसे हमारा पीओके को और अक्साई चीन को। इसका मतलब ये नहीं हो जाता है, यूएन ने अपने संविधान में ही, उसने अपने रिजोल्यूशन में ही लिखा है कि हमारे द्वारा दिया गया नक्शा किसी भी देश की इंटरनेशनल बाउंड्री की प्रमाणित नहीं करता है। तो यूएन द्वारा इनको नक्शा मिल भी जाता है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान यहाँ मुद्दे को उठाएगा जनरल असेंबली में, लेकिन यह मुद्दा जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में, जहां पाकिस्तान और भारत दोनों को ही अस्थायी सीट नहीं है। सिक्योरिटी काउंसिल में केवल 5 देशों को अस्थायी सीट है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस, चाइना, ये 5 देशों को है। अब इमरान खान पाकिस्तान को चाइना का खुला सपोर्ट मिल जाएगा, ये हम सबको एज एक्सपेक्टेड है। लेकिन यहाँ 5 को सहमत होना जरूरी है। जो एक भी अगर इसमें सहमत नहीं है तो उसे कहते हैं बीटो। 5 में से अगर एक भी सहमत नहीं है तो वो बीटो कर देगा कि हम सहमत नहीं है, पूरा प्रस्ताव रद्द हो जाएगा। इससे पहले भी पाकिस्तान बहुत बार कश्मीर का मुद्दा उठाया है कि जिस तरह भारत जनमत संग्रह करके, रेफरेंडम करके जूनागढ़ को कब्जा कर लिया, जूनागढ़ को अपना हिस्सा बना दिया, उसी तरह कश्मीर में भी कराइए। चूंकि उस समय अगर करा देता भारत तो 370 लागू था और जेन्युइन है कि जनमत संग्रह से वो पाकिस्तान की ओर जा सकता था। तो पाकिस्तान की इस मांग को रोकना उस वक्त जरूरी था। तो रूस हमारा बहुत साथ दिया था। रूस ने पाकिस्तान के इस मुद्दे पर वीटो कर दिया कि हम नहीं चाहते हैं कि भैया इसमें जनमत संग्रह हो। और पाकिस्तान यहाँ तो एक बार और हार जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद स्पेशल रिक्वेस्ट किया था यूएन में कि आप जांच कीजिए कश्मीर इशू का। तो डिक्सन आयोग ने कह दिया कि कश्मीर मुद्दा कोई भी अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, बल्कि भारत और पाकिस्तान का एक आपसी मुद्दा है। तो आपसी मुद्दे को आप इंटरनेशनल ऊपर पे नहीं ले जा सकते। लेकिन ये भाई साहब है ना चाइना वाले, ये बहुत कहेंगे कि चाइना चाहता है कि पाकिस्तान के थ्रू वो भारत को अनस्टेबल करना चाहे, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। रूस फिर हमारे फेवर में वीटो करेगा। इस बार फ्रांस भी हमारे ही साथ है, ब्रिटेन भी है और अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप तो एकदम फिक्स मूड बनाए हैं, या अमेरिका का तो एकदम फिक्स है कि भैया कश्मीर इशू अब जो सिनेरियो बन रहा है, जब से पाकिस्तान ने वहां पर ओसामा बिन लादेन को शरण दिया हुआ था, या फिर इधर की जो घटनाएं हो रही हैं, पाकिस्तान जो चाइना के फेवर में जा रहा है, तो अमेरिका पाकिस्तान को छोड़कर भारत के फेवर में जा रहा है। इसलिए यहां हम 100% कह सकते हैं कि अगर चाइना के फेवर में या चाइना के इशारों पर पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे या जूनागढ़ मुद्दे को यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में ले भी जाता है तो वहां पर जीत भारत की ही होगी, क्योंकि बाकी भारत के फेवर कंट्री भारत के पक्ष में वीटो कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास यहां एक और मुद्दा बच जाता है, अब वो जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट में। इंटरनेशनल कोर्ट में जाने पर भी पाकिस्तान के लिए एक निगेटिव चीज है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पाकिस्तान से पूछेगी कि आज तक जो आप नक्शा दिखा रहे थे उसमें केवल पीओके को आप अपना बता रहे थे, अचानक आपको ऐसा क्या प्रूफ मिल गया जो आज़ादी के बाद 2020 में आपको जम्मू भी याद आ गया, कश्मीर भी याद आ गया, लद्दाख भी याद आ गया, हद हो गया आपने जूनागढ़ को भी याद कर लिया, ऐसा क्यों किया? और यहाँ एक और प्लस पॉइंट रहेगा कि भारत के जो जज हैं दलवीर भंडारी, ये इंटरनेशनल कोर्ट में वो भी हैं, इसलिए अगर भारत के साथ पक्षपात होगा तो जेन्युइन है, वो भारत के मुद्दे को पर्सनली भी जरूर देखेंगे, यहाँ उम्मीद किया जा सकता है। पाकिस्तान भी जाएगा गूगल के पास कि वो अपने नक्शे में इस एरिया को दिखा दे। यहाँ भारत को गूगल पे बहुत बड़ा दबाव बनाना चाहिए कि वो नेपाल का जो एक्स्ट्रा एरिया है उसको और पाकिस्तान के एरिया को ना दिखाए। लेकिन भारत जो है वो पाकिस्तान को दिखाने से शायद न रोक पाए, क्योंकि ऑलरेडी गूगल जो है, अगर आप पाकिस्तान के डोमेन से अगर आप खोलते हैं इंडिया का नक्शा या पाकिस्तान का नक्शा, तो उसमें पीओके जो दिखाता है वो पाकिस्तान में ही दिखाता है। लेकिन गूगल पे दबाव बनाया जा सकता है। ये सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं वो भी भारत के ही हैं, लेकिन इनसे एक चीज की उम्मीद तो की जा सकती है कि हम गूगल मैप में नेपाल को रोक सकते हैं, ये दबाव डाल के। लेकिन इसकी उम्मीद कम की जाती है कि हम पाकिस्तान को रोक सकते हैं गूगल मैप के थ्रू अपने नक्शे को दिखाने पे। तो गूगल मैप पे दिखा दीजिए, जमीनी स्तर पर कुछ होने वाला नहीं है। यदि भारत अर्थव्यवस्था में ठीक ठाक रहेगा, सैन्य शक्ति अच्छी रहेगी, भारत के पड़ोसी देश से अच्छे संबंध तथा विश्व में भारत का दबदबा रहेगा, तो पाकिस्तान कितना भी कुछ कर ले, इन नक्शे का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और बहुत जल्दी
जल्दी हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले 5 से 7 साल के अंदर अंदर जब 370 हट ही गया है तो कश्मीर में रेफरेंडम करा ही लिया जाएगा। यहाँ के लोग, बहुत सारे लोग कश्मीर में जो बस जाएंगे, अब वो जनमत संग्रह से पूरी लोगों को शामिल किया जाएगा। तो वहाँ पर जो लोग हैं वो तो भले कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं, लेकिन बाहर के लोग जो कश्मीर में जाएंगे जनमत संग्रह के आधार पर, उन लोगों को, उन लोग के वोट को अगर हम शामिल कर लेते हैं, या जो कश्मीरी पंडित जो बाहर गए थे वो वापस वहाँ बस जाते हैं, तो उस हिसाब से ये जनमत संग्रह भारत के फेवर में आ जाएगा। अतः हम ये स्पष्ट कह सकते हैं कि पाकिस्तान और नेपाल जो इस चीज़ को कर रहे हैं, उनके लिए अभी फिलहाल करने के लिए कोई रास्ता नहीं। उनकी अर्थव्यवस्था गिर रही है, नेपाल पाकिस्तान दोनों के हाथ सेम है। यहाँ पर कोरोना में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई है। विकसित देश और समृद्ध देश अपने देश के लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बचाने के लिए अपनी देश को आगे बनाने में लगे हुए हैं, जबकि ये दोनों देश अपनी राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, अपनी पार्टी बचाने के लिए राष्ट्रीय मुद्दे को खेलना चाह रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खुद अपने देश की बदनामी कराना चाह रहे हैं।